हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में जो हमारी सीरीज चल रही है जेआरएफओ की, इसमें हमारे बीच आज गौरव जी हैं। गौरव जी ने पॉलिटी से जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम गौरव जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और बधाई के आप पात्र हैं। शुक्रिया शुक्रिया अभिनंदन जी, थैंक्स अ लॉट। गौरव जी, जब आपने स्क्रीन पर रिजल्ट देखा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सर क्या आपको लगा, कैसा लगा उस समय? काफी अच्छी अनुभूति थी उस समय, और काफी मेहनत जो की गई थी उसका जी जी। परिणाम जब सुखद आया और आशा के अनुरूप आया हम्म। तो काफी खुश था। हम्म और लगा कि एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं हम अपने करियर में, हम्म। तो काफी अच्छा था सर। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गौरव जी, यस। आपने सर्वप्रथम रिजल्ट के बारे में अपने फैमिली में किसको बताया कि मतलब हाँ मैंने जेआरएफ कर लिया है, अब कोई वो नहीं, अब तो 30-35 लाख आने ही है? तो किसको आपने सबसे इसके बारे में बताया? यस यस, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने पिताजी को सबसे पहले फोन किया जी जी। कि पिताजी मेरा जेआरएफ हो गया है, हम्म। और अब जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी, और बिल्कुल मैं अपने बिल्कुल, करियर में डेफिनेटली। अच्छे से मजबूती से दृढ़ इच्छा के साथ और मजबूती से बढ़ सकता हूँ। तो बिल्कुल। पिताजी को इन्फॉर्म किया सर। जी जी। गौरव जी, ये बताइए कि इसमें जैसे कि दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है और एक सेकंड पेपर जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो गौरव जी, ये बताइए कि इसके लिए आपने क्या रणनीति बताई। तो पहले आप ये बताइए कि फर्स्ट पेपर के लिए आपने क्या क्या किया। फर्स्ट पेपर के लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने कौन सर सी जो बुक है। पढ़ी, जी। या किस तरह आपने फर्स्ट पेपर को कवर किया, इस तरह से थोड़ा सा बताइए। जो जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रेटेजी साबित हो। जी जी बिल्कुल। जैसे मेरी व्यक्तिगत जो रणनीति थी मैं उसको साझा करूंगा। बिल्कुल। तो मैंने ऐसा किया था कि सर्वप्रथम जो है, आपका सिलेबस है जो, उसको फर्स्ट पेपर का उसको मैंने डाउनलोड करने के बाद जो उसकी 10 यूनिट्स होती हैं, जो 10 यूनिट्स हैं, 10 बिल्कुल। यूनिट्स में डिवाइड किया गया पूरे सिलेबस को, उसको हम्म। मैंने जो है जी अच्छे जी। से समझा। और उसके सारे टॉपिक्स, जो टॉपिक्स को जो वर्डिंग वहां पर है, हम्म उसको वन बाय वन मैंने देखा कि क्या क्या है उसमें। हम्म फिर उसके बाद मैंने जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था सिलेबस के बाद, हम्म। वो मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, प्रीवियस या ईयर्स फिर हम पेपर। कह सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जी जी। राइट। तो उसको मैंने जो है देखा कि क्या सिमिलैरिटी है, किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें एक नोटवर्थी पॉइंट ये भी है जो ध्यान रखने योग्य है कि अभी रिसेंटली यूजीसी ने अपना फर्स्ट पेपर का सेकंड पेपर, सारे सेकंड सिलेबस पेपर्स का चेंज भी किया, बिल्कुल। अपडेट किया है। बिल्कुल, और अपडेट ये किया अब है। एग्जाम भी एनटीए करा रही है। करेक्ट करेक्ट, हाँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बिल्कुल 2017 में स्टैब्लिश किया गया है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो भी इसे एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, तो वो भी नॉर्म और लेवल दोनों उसमें इंक्रीज हो गया। तो हम्म सबसे पहले फिर मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखा। प्रीवियस ईयर्स को पेपर को देखा तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन, फुल सेट्स लगाए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के, हम्म 50 क्वेश्चंस को। तो उसमें मैंने देखा कि मैं 20-25 के बीच में कहीं आ जा रहा हूँ। ये मेरी पुरानी नॉलेज के आधार पर था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। फिर मुझे लगा कि मेरी वीकनेसेस क्या क्या है, मैं कहाँ पर बेहतर कर सकता हूँ। कुछ सेक्शंस हैं जैसे कॉम्प्रिहेंशन है फर्स्ट पेपर में, उसमें हम्म आप पांच या पांच में से चार क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लस डेटा, मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन स्टैटिस्टिक का वाला क्वेश्चन तो पोर्शन है। आपके सामने है, उत्तर उसके कि आप उसमें से क्वेश्चंस के आंसर आपको चूज करने केवल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसमें ही है। बस आपको ये स्ट्रैटेजी रख सकते हैं कि आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ें, हाँ फिर दोबारा पढ़ें। जब क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो हाँ, ऑप्शंस देख के आप लगाएं, तो चार से पांच आप कर लेते हैं। कर फिर लेंगे। आप उसका एनवायरमेंट आता है, वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। हम्म। तो उसमें भी अच्छा गया। फिर उसी तरीके से अपनी वीकनेसेस को और अपनी जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सिलेबस में देखें। हो सकता है कोई मैथ बैकग्राउंड से है तो मैथ वाली यूनिट को अच्छे से करे, हम्म। कोई इन्वायरमेंट से है तो वो इन्वायरमेंट को अच्छे से करेगा। हो सकता है कोई हिंदी से है, वो तो कॉम्प्रिहेंशन को ऑब्वियसली बहुत अच्छा करेगा। तो ये सारी चीजों को आकलन करने की जरूरत। गौरव जी, वन ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स ये आती है कि जो बंदा ये सब तो यूनिट्स वो कवर कर लेता है, लेकिन उसको मेन प्रॉब्लम आती है टीचिंग और रिसर्च में। तो इसके लिए आपने क्या किया एक्चुअली? रिसर्च को बच्चा कभी अपने जीवन में इसके पहले देखा नहीं होता कहीं पे, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसको रिसर्च के बारे में कुछ बताया नहीं जाता। तो रिसर्च वाले टॉपिक को कैसे कवर किया जाए?
रिसर्च वाले टॉपिक में सर, जैसे जो भी रिसर्च के उसमें टॉपिक्स का नाम दिया गया है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च, व्हाट इज बिल्कुल। रिसर्च, ये इसको आप वन बाय वन, जैसे आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो आप उसे सर्च करें, गूगल करें, यूट्यूब करें, देखें, हम्म। तो उसको नोट डाउन करते जाएं। उसमें आपको ये चीज विशेष ध्यान रखनी है कि जब आप टॉपिक्स को कवर करें तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स आएंगे हम्म। कि ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है ये किस टाइप का रिसर्च होगा, तो उसे कवर करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और पूरे सिलेबस को कवर करते जाएं। तो आप पेपर में जब देखेंगे कि हाँ, जब आपने पूरा सिलेबस उस पर्टिकुलर यूनिट का कवर कर लिया है, तो लास्ट में आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं। जी जी। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने आप को स्टिक करके ना रखें, लगातार पूरे सिलेबस के टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर यूनिट के, उसे कवर करें और फिर बाद में नोट्स बना के उन्हें रिवाइज करें, तो नोट्स बना। डेफिनेटली यू विल डू बेटर। तो आपकी मतलब ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है। टीचिंग के लिए आपने क्या किया? एक्चुअली टीचिंग को तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, बचपन से ही टीचिंग हम सीखते हैं। हमारे घर पे प्राइमरी टीचर आपकी माँ होती है, फिर आप ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो टीचर तो हमारे सामने होता है, लेकिन जब किताब के क्वेश्चंस की बात आती है तो हम गलतियां कुछ कर देते हैं। और इस समय तो टीचर्स के रूप में एक ऑनलाइन इंटरनेट मोड की भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे बच्चे कवर किए टीचिंग को? टीचिंग वाली जो यूनिट है, तो उसमें सर क्या है कि उसमें आप, मैंने पियर्सन का एक बुक लिया था। हम्म। तो पियर्सन की एक बुक आती है, तो उसको मैंने, वैसे केवीएस मदान भी हाँ, है, तो केवीएस मदान सर की, पियर्सन मैंने बिल्कुल। पहले ले रखा था। तो उसको मैंने उसमें उसमें देखा कि टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें दिया गया है सारा। तो हम्म। उसको एक बार ही पढ़ा रफली। तो जब उसको देखने के बाद क्वेश्चंस उस यूनिट के देखे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो 4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं उस यूनिट से, मैं हम्म। 2-3 4 4 3 4 कर ले जा रहा हूँ। तो फिर मुझे उसमें स्पेशली एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं सभी को रिकमेंड ये करूंगा कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ें अच्छे से और कोशिश करें कि एक दो बार रिवाइज करें, फिर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे। कोशिश आपकी पढ़ने पर और रिवाइज करने पर होनी चाहिए, हम्म। तो आप अ, डेफिनेटली अच्छा कर कर लेंगे। यस। सकते हैं। तो इसमें आप बुक लिस्ट में केवल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कह रहे हैं कि विश्व मैदान की बुक पर्याप्त है, कोई कहीं भागने की बहुत जरूरत नहीं है। यस और यस, बाकी आप आप ऑनलाइन इंटरनेट से सोर्सेस, मदद ले सकते हैं। इंटरनेट सोर्स बहुत सारे हैं, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो गौरव जी, जो आपका सेकंड पेपर रहा पॉलिटी, उस पे थोड़ा जी। सा आप प्रकाश डालिए कि कैसे इसको आपने कवर किया, या इसमें जो 10 यूनिट हैं, कुछ पोर्शन टफ, वन ऑफ द टफेस्ट माने जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं और सारी चीजें, तो इसको थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, पैसा भी आज भैया कह रहा है। तो मैं उसमें ये कहूंगा कि सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए बताया था, ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए। और अक्सर ये कहा जाता है कि यदि आपकी सिलेबस पर अच्छी पकड़ है, यदि आपको सिलेबस अपना अच्छे से याद है, तो आधी परीक्षा आपने क्रैक कर ली है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ ये का टारगेट किया है आपने, तो उस सिलेबस को जो है आप जो है अच्छे से एक बार समझे 10 मतलब यूनिट्स। आपके कहने का मतलब है कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले आप उसका सिलेबस निचोड़ डालिए कि सिलेबस क्या है, कैसे हमको करना, वो बात की बात है। जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जब आप सिलेबस से अच्छे से फैमिलियर हो जाइए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो जब आप ऐसा करेंगे एक दो बार, उस सिलेबस को रख निकाल के जब उसकी हार्ड कॉपी देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि पूरा सिलेबस इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। फिर फिर आपने जो मास्टर्स किया है, जो ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में ड्यूरिंग जो आपने पढ़ा, उसको आप एक बारी देखें। और जी कुछ जी। बेसिक्स बुक्स जैसे कि ओपी गावा की एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत करके बहुत अच्छी बुक आती है। हाँ हाँ। वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, उससे मैंने शुरुआत की। राजनैतिक चिंतन करके भी आती है एक, ओपी गाबा सर की बुक। जी जी हम्म। जी, ओपी गावा सर की तो दो काफी आती बुक, है, कई एक सारी बुक्स भारतीय आती हैं। चिंतन और वेस्टर्न, दोनों आती है शायद। वेस्टर्न भी आती है, क्योंकि मेरा भी भारतीय भी एक्चुअली आती है, पॉलिटी और एक था जी जी ग्रेजुएशन जी में। जी, हाँ हाँ यस यस। हाँ। ओपी गावा सर की काफी किताबें हैं, और बिल्कुल। वो सारी किताबें बड़ी अच्छी मानी जाती हैं। लगभग 7-8 किताबें हैं उनकी। हम्म। तो जो एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है, जो राजनीतिक सिद्धांत करके है, हम्म। जो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए पार्ट 1 में पढ़ाई जाती है, उस वो किताब बहुत ही अच्छी है। उससे आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।
फिर उसके बाद आप जो है कोई गाइड एक ले सकते हैं जिससे आप पूरे सिलेबस को, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरीके से ये जो टॉपिक्स हैं इनको वन बाय वन एक स्टैंडर्ड बुक से कवर कर सकते हैं। और जो, हाँ यस, बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ या जी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे अपनी प्रिपरेशन में लगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आप पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो आपने डिसाइड कर रखा है एग्जाम से पहले, वो आप पूरा वन बाय वन सारा सिलेबस को पढ़ डालें। ये ना सोचें कि हम पर्टिकुलर सिलेबस को लेके, एक टॉपिक को लेके उसमें महारत हासिल कर लें या उसके सारे पक्षों को जान लें, ऐसा संभव नहीं है, फिर आप उसे एग्जाम हॉल में सारा रिवाइज कर पाए। तो सारे सिलेबस से एक बारी फैमिलियर रूबरू आप हो जाएं, फिर उसे इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करें और रिवीजन पर सबसे ज्यादा फोकस करें। तो रिवीजन इज डेफिनेटली आप इम्पोर्टेंट की। एग्जाम हॉल में जी, यस यस डेफिनेटली, इवन मेरे कुछ दोस्त हैं वो जो अच्छा एग्जाम्स में किए हैं, तो वो तो यही कहते हैं कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। बिना जहाँ तक, रिवीजन के आप चीजों को कर नहीं सकते, क्योंकि आपको रिवीजन बार बार करते हैं तो कॉन्सेप्ट वो बना रहता है। जैसे बहुत सारे बच्चे वन टाइम्स रीडिंग करके किताबों को फेंक देते हैं, तो इससे वो अगर वही बुक वो कई बार पढ़ें तो उसका इफेक्ट पड़ता है। यही यही सबसे बड़ी जो है अभिनंदन जी, जी जी। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं विद्यार्थी, ये मोह नहीं त्याग पाते हैं, वो नई किताब के प्रति उनका जो मोह होता लगाव है एक हो उसे जाता नहीं है। त्याग पाते हैं, कि वो हर रोज एक नई किताब पढ़ना चाहते हैं। यही कॉम्पिटिटिव, क्योंकि विद्वान बनने में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने, बोथ आर वेरी डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको एक प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना है, पास करना है, तो आपको एक किताब को लेके उसे 10 बार पढ़ने पर फोकस करना चाहिए। और ऐसा आप, या जिसने भी किया है वो अच्छा, उसके जो है उस प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए हैं, नंबर आए हैं, अंक आए हैं, और वो डेफिनेटली फिर इसी बात को दूसरे लोगों से भी कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, गौरव जी, आपको कौन सा पार्ट वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट आपको लगा पॉलिटी का, जिसको आप कह सकते हैं हाँ ये यार ये मुझे पढ़ने का मन नहीं था लेकिन मैंने पढ़ा क्योंकि मुझे जेआरएफ क्लियर करना था? आपको ऐसा कौन सा पार्ट लगा जो 10 यूनिट है उसमें? बिल्कुल, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभिनंदन जी। और मैं याद कर पा रहा हूँ उन दिनों को कि उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक यूनिट है, डेडिकेटेड है पूरी तरीके से। जी जी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था पबएड, तो उसमें क्या था कि वो पूरे पॉलिटिकल साइंस से अलग एक डोमेन है, अलग डिसिप्लिन है और अलग एक्चुअली विषय है। पब्लिक तो एडमिनिस्ट्रेशन का तो जहां तक मैं जानता हूँ एनटीए इसका अलग एग्जाम भी कंडक्ट कराती है शायद। जी 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 जी, बिल्कुल अलग से उसका एक एज अ सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज किया हाँ गया है बिल्कुल बिल्कुल। रिसेंटली। और उसे फिर जो है उसमें परीक्षा भी होती है, तो उसको कहीं ना कहीं जो है मैंने जो है एक चैलेंज के रूप में लिया कि ये कहीं ना कहीं अलग पड़ जा रहा है। तो लास्ट टाइम में कुछ मेरे साथी वहां पर थे, तो उन्होंने काफी मेरी, जैसे रजनीश पांडे जी ने जी मेरी जी। बहुत मदद की उस समय मुझे आ, रिवाइज करने में उस उनका भी तरीके से। हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया था सर। जी जी जी, ही इज वेरी नॉटेड एंड वेरी स्कॉलर। गुड। तो जी कंटिन्यू। तो रजनीश जी ने काफी उस समय मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प की, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत कोई रुझान या उसमें रुचि नहीं थी, जी जी। तो मेरे लिए वो था सर। जी जी। जी, आपको अच्छा कौन सा पार्ट सबसे इजी लगा कि हाँ ये तो यार कई बार पढ़ूंगा और एक हाँ अच्छा लगता है यार ये पढ़ना? इंटरेस्टिंग पार्ट ये कौन सा मेरे लगा? लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये वेस्टर्न पॉलिटिक्स। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन जो था वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था। जी जी। प्लेटो, मार्क्स, एरिस्टोटल, ये सारे जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, एरिस्टोटल से लेके और प्लेटो से लेके मार्क्स तक, हीगल, ये सारे जो थिंकर्स थे मेरे काफी इंटरेस्टिंग थे। जी क्योंकि जी। उसके पीछे एक कारण था, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के काजमी सर, जी जी। वो काफी अच्छे से हम लोगों को उस समय पढ़ाए। तो वो एक चीज है हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं, उनके लिए इंटरेस्ट, रूसो क्या है, मैकियावेली क्या है, उसका क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, वो क्या करना चाहता था, तो वो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग था। जी जी जी। जी अच्छा गौरव जी, एक क्वेरीज हमारे यहाँ एक हर वीडियो में रहती है और बच्चों की भी एक क्वेरी होती है कि कितने घंटे पढ़ा जाए, कितना टाइम दिया जाए। जैसे कि एनटीए हर मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम कराती है, इस बार तो कोविड की वजह से एक ही बार हो पाया। तो इसको लेके आपका क्या मत है कि घंटा कुछ मैटर करता है या कॉन्सेप्ट काम करता है? किस तरह इसको आप देखते हैं? मैं इस परीक्षा को जो है सर कहूंगा कि आपको अपने आउटपुट पर ध्यान देना चाहिए,
जी जी और समय को, क्वांटिटी को नहीं अकाउंट करना चाहिए। इसमें आपका आउटपुट क्या आता है, आप कोशिश करें कि सिलेबस के पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते जाएं, क्योंकि तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। जी जी। और ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे। तो हम्म कोशिश करें कि उसे एज अ रिवीजन, एज अ स्टडी बस पढ़ते जाएं कहानी की तरह, ताकि उसे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रिवाइज भी कर पाए। हम्म तो इस तरीके से देखें, और विशेष रूप से परीक्षा में तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हम्म और इसके अलावा आप मुझे अलाउ करेंगे तो परीक्षा के जो कक्ष में, हम्म। जो परीक्षा कक्ष होता है, एग्जाम हॉल होता है, उसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेट और जेआरएफ के बीच में बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस होता है। जैसा मेरा, बिल्कुल बिल्कुल। आई सिक्योर्ड 99.93 परसेंटाइल, बिल्कुल। बट आई अ, कुड नॉट क्रैक एज अ जेआरएफ। बिल्कुल। और फिर तो वो वहां पर दो क्वेश्चन, मेरे को एक क्वेश्चन बड़ा मेरे को खल रहा था लास्ट टाइम, इससे जब मेरा जेआरएफ हुआ था उससे बिल्कुल। पहले। तो मैंने कहीं ना कहीं ये देखा कि उस समय परीक्षा हॉल में कुछ चीजें आपको ध्यान रखें तो आप बेहतर वो 3-4 क्वेश्चन अच्छा कर सकते हैं। वही आपको जेआरएफ तक ले जाएंगे, और यही मार्जिन होता है नेट और जेआरएफ में। इसके लिए मैंने यस यस। सेपरेट वीडियो में इसके लिए मैं आपसे अभी बाद में डिस्कस करूंगा। क्योंकि एक्चुअली वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो बच्चे थोड़ा सा देखने से हिचकिचाते हैं कि हाँ यार आधा जी। घंटा है तो ये तो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, या आधा घंटा अपनी प्लानिंग बता रहे हैं। अच्छा गौरव जी, ये बताइए कि आपका इस एग्जाम को क्रैक करने के पीछे क्या टारगेट था, क्या मतलब पर्पस था कि हाँ पैसे के लिए किया जाए, या किस तरह इसमें आपके सोशल स्टेटस में अचानक परिवर्तन आया, इसको आप कैसे देखते हैं, या कैसे इसमें परिवर्तन आया कि हाँ अरे ये तो जो कल बोलते थे हाँ ये गौरव है, वो अब सम्मान की नजर से देखने लगे, तो क्या परिवर्तन आया, थोड़ा सा ये बताइए। इसके व्यक्ति मेरे लिए तो अभी 3 ही आयाम मुझे नजर आ रहे हैं, और उस समय में जो मुझे लगे, जी सबसे पहले तो मेरे खुद के कॉन्फिडेंस में बड़ी वृद्धि हुई, बड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ बिल्कुल। कि हाँ मैंने एक अच्छा सिक्योर किया मार्क्स, और परसेंटाइल मेरा काफी अच्छा है। हम्म। और दूसरा मेरे को ये लगा कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हो गया हूँ। और मैं कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब आपके अंदर आत्मनिर्भरता आती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जी जी और वो आपकी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को वृद्धि करता है। तीसरा जी। जो था कि सोशल स्टेटस था, लोगों ने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ जेआरएफ होने के बाद आप समाज में कुछ कर सकते हैं, आगे भी परीक्षाओं को पास कर क्रैक कर। सकते हैं। तो इसके 3 आयाम मुझे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अच्छा गौरव जी, ये बताइए जो छात्र नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, भविष्य में रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। उनके लिए मैं यही कहूंगा कि ये मध्यम वर्गीय परिवार से, जो भी पृष्ठभूमि से जो भी लोग आते हैं, और उनके लिए ये एक मध्यम बहुत ही वर्गीय या बड़ा निम्न वरदान वर्गीय है। भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो सारे लोग जो अपनी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर पाते हैं, या किसी भी तरीके से बाधा बन रही है उनकी वित्तीय जो भी स्थिति है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है। जी जी। और इसको क्रैक करने के बाद कहीं ना कहीं आप एक अच्छा रेमनरेशन स्कॉलरशिप पाते हैं, और आप अपने फिर भविष्य में जो भी करना चाहते हैं उस पर आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं, चाहे वो रिसर्च करना हो, जी जी। और चाहे वो किसी और भी क्षेत्र में आपका योगदान हो, दे जी। सकते हैं। जी सर। गौरव जी, आपने एक बहुत शानदार तरीके से अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताई और पूरी प्लानिंग बताई कि कैसे जेआरएफ का एग्जाम क्रैक किया जाए, और आपने एक समराइज वे में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो आपका पॉलिटी रहा, दोनों की एक अच्छी समराइज वे में स्ट्रेटजी बताई। गौरव जी, हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी, मुझे बुलाने के लिए और वार्ता करने के लिए। जी। मुझे भी काफी अच्छा व्यक्तिगत अनुभव रहा, अनुभव साझा करने का। बिल्कुल। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।